इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग अरे। अब इन वीडियोस को बनाने का मतलब क्या है मेरा कि अगर मैं आपको सारा कोड यूं ही प्रोवाइड कराऊँ तो मतलब ये है कि जब मैं कोड को टाइप करता हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने और समझे कि कैसे एक प्रोग्राम को बनाते टाइम खुद से कैसे बात की जाती है और सोचा कैसे जाता है। उसके बाद में हर कंडीशन लूप वगैरह लिखते टाइम दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्या कंडीशंस होना चाहिए, तो वो सब आपके दिमाग में आए। आपके दिमाग में बेसिक एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि कैसे एक प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्ड किया जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सारा कुछ क्यू से रिलेटेड थ्योरेटिकल डिस्कशन लास्ट सेशन में कर चुका हूँ। इस सेशन में मैं सिर्फ कोड पे फोकस करूँगा। तो मैंने सी फाइल ओपन कर लिया, उसके बाद में इसको फुल स्क्रीन मोड पे थोड़ा जूम इन कर लूँगा। इंक्लूड stdr.h नाम की एक हेडर फाइल है, उसको मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया, जिसमें कि printf और scanf फंक्शंस के प्रोटोटाइप रहेंगे। एक लाइन में छोड़ूंगा फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए, दूसरी लाइन से मेरे जो बेसिक डिक्लेरेशन थे, एक जैसे कि क्यू ऑफ 10 एलिमेंट्स लिए मैंने, एक फ्रंट लूँगा, एक रियर लिया है। फ्रंट और रियर लेने के बाद में मैंने, अगर आपको याद हो तो एक मैक्स भी लगेगा। हमें डायरेक्टली मैं मेन फंक्शन से स्टार्टिंग करूँगा। मेन फंक्शन में एक रिटर्न जीरो मैंडेटरी जो कि एंड में आएगा इसे। अगला स्टेटमेंट एक हम सी एच चॉइस ले लेते हैं, इनफाइनाइट लूप इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अंदर जो हमारे मेन्यू के ऑप्शन है उनको प्रिंट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा कि या तो मैं इन क्यू लिख सकता हूँ या फिर इंसर्ट इनटू क्यू लिख सकता हूँ। मैं पसंद करूँगा कि पूरा लिखूँ उसको, इंसर्ट इनटू क्यू। सॉरी, ये मेरा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होगा रिमूव फ्रॉम क्यू। तीसरा ऑप्शन होगा मेरा डिस्प्ले। फोर्थ ऑप्शन होगा मेरा एग्जिट, जिसके थ्रू मैं एप्लीकेशन से यूजर को एग्जिट करवाऊंगा। सारे मेन्यू खत्म होते से ही मैं बोलूंगा यूजर से कि एंटर योर चॉइस, मतलब अब बताओ कि आपको क्या करना है। वैल्यू तुरंत स्कैन एफ से स्कैन करा लेंगे और उसको हम स्टोर करवाएंगे %ch में। फिर सी एच पे बेस्ड क्या क्या काम करवाना है उन काम को करवाते जाएंगे। तो सी एच इक्वल टू 1, इससे रिलेटेड कुछ काम होगा। सी एच इक्वल टू 2, इससे रिलेटेड कुछ काम होगा। सी एच इक्वल टू 3, तो इस केस में तो एक ही लाइनर है, तो ये करली ब्रेसेस को काट के यहाँ पे मैं डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनेगा, उसको कॉल प्लेस कर दूंगा। लास्ट जो ऑप्शन है मेरा, उसमें मैं इस लूप से ब्रेक करवा दूंगा क्योंकि अब यूजर बोल रहा है एग्जिट कर दो। इनमें क्या कोड आएगा वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर फर्स्ट है मतलब कि यूजर इंसर्ट करना चाह रहा है, इंसर्ट करने के लिए मैं बोलूँगा printf एंटर अ नंबर, मतलब कि अब किस नंबर को इंसर्ट करना है वो एंटर कर लो। स्कैनफ से मैं %d टाइप की वैल्यू है और एम्परसेंट लगा के यहाँ पे मैं किस में स्टोर करेंगे इसको मान लेते हैं हम x। अब मैं दो वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, एक x और एक y। x जब होगा जब मैं इंसर्ट कराने के लिए फंक्शन को पास करूँगा वैल्यू, y में रिटर्न करा के स्टोर कराने के लिए ले लेता हूँ। नाम कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब x में जब वैल्यू स्टोर करा ली है तो फंक्शन को कॉल कर देंगे enq। enq नाम से एक फंक्शन है, उसको कॉल किया, उसको x की वैल्यू पास कर दी। इधर बात करेंगे तो इधर हम y के अंदर dq, मतलब कि एक टाइप से हम q के अंदर से वैल्यू को डिलीट या फिर अपने पास में मंगवा लेंगे और q से उस वैल्यू को हटवा देंगे। अगर मान लेते कि ये वैल्यू -1 होती है तो हम यूज़र से बोलेंगे कि भाई printf q is empty, मतलब कि अभी तक q में कुछ है नहीं, q खाली है। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि अगर -1 रिटर्न नहीं हुआ, तो हम सिंपली ये बोल देंगे %d पॉप्ड, सॉरी पॉप्ड लिख रहा हूँ मैं, %d रिमूव्ड। ठीक है, %d रिमूव्ड में %d की जगह पे क्या आना चाहिए, %d की जगह पे y आना चाहिए। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट। हम हमारे फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर फंक्शन के डिक्लेरेशन आएंगे, तो डिक्लेरेशन में जो हमारा enq है वो वॉइड टाइप का है। हाँ ज़रूर, हमने उसको कुछ वैल्यू पास करी, उस वैल्यू को हम मान लेते हैं नम। नम का फुल फॉर्म नंबर होता है, उसमें कोई
वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं। एक आईएनटी टाइप का फंक्शन है डी क्यू, क्योंकि वो एक आईएनटी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। एक वॉइड टाइप का फंक्शन है डिस्प्ले, जिसका ना कोई आर्ग्यूमेंट है, मतलब जिसे हम कुछ भी पास नहीं करेंगे और वो हमें रिटर्न में भी कुछ भी नहीं देगा, वॉइड टाइप का। इनकी डेफिनेशंस लिखने के लिए मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करने के बाद में मैं सबसे पहले इनके सेमी कोलन हटाता हूँ। याद रखिएगा, आप जब भी ऐसा करते हैं या फिर फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो सेमी कोलन नहीं लिखिएगा। सेमी कोलन लिखेंगे तो जो उसके फंक्शन की डेफिनेशन है वो आपके प्रोग्राम में आएगी नहीं। वो फिर अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेमी कोलन लिख देते तो वो समझेगा कि ये पूरी एक ही लाइन है, और फिर उस पर बेस्ड कंपाइलर एरर देगा, जिसको ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद में कुछ एक प्रो टिप देता हूँ आपको। ये जैसे सेमी कॉलन काटा, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी कॉपी में कोड लिखते हैं, कंप्यूटर में कोड लिखते हैं, आपके कॉलेज में कोड लिखते हैं, लैब में लिखते हैं, घर पे लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं, कुछ एक छोटे मोटे सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। वो मैं रूल बताता हूँ आपको। रूल बेसिक यही है, मैं डिस्कस करता हूँ। पहला रूल होता है आईएनटी मेन लिखा आपने, है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में कोड लिखेंगे CH, यहाँ पर कुछ कुछ कोड लिखते जाएंगे। फिर क्या करेंगे वो लोग, यहाँ पर फिर करली ब्रेसेस को मैनुअली क्लोज करेंगे। तो उससे बेटर अप्रोच ये रहती है, आप जिसमें भी प्रोग्राम लिखें, कोई भी फंक्शन चालू करें, तुरंत करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस एंड कीजिए, उसके बीच में जाके स्पेस दीजिए, आखिरी वाली लाइन पर रिटर्न 0। ये व्यवस्था पहले करके रख लीजिए, उससे कंपाइलर एरर के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे आपके। भले आप कितने भी प्रो प्रोग्रामर हो, अगर मेन फंक्शन के अंदर 150 लाइन का कोड है तो जाहिर सी बात है आप भूल ही जाओगे आखिरी में कि रिटर्न 0 आएगा। आप तो बोलोगे कि हाँ काम खत्म, तो मेन फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद में अगर आपने इफ लिखा, इफ के बाद में तुरंत ये लिखिए, अंदर कंडीशन लिखिए, तुरंत करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस बंद कीजिए, उसके अंदर आपका कोड लिखिए। उससे काफ़ी हेल्प होती, कंपाइलर एरर्स नहीं आते। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आपको किसी ब्लॉक के अंदर कोड लिखना है तो पहले उस ब्लॉक की स्टार्टिंग और एंडिंग को डिफाइन कीजिए और उसके बाद में कोड लिखिए। कॉपी पे ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, उससे गलतियां कम होगी। एम्प्टी स्पेस मैंने काट दिया। मैं एनक्यू की डेफिनेशन लिखूंगा, तो एनक्यू के अंदर, और मैं मेन फंक्शन के अंदर कुछ पर्टिकुलर टास्क करवाना भूल गया। मेन फंक्शन के अंदर आते से मैं ये चाहता हूँ कि फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू -1 सेट हो जाए। इसका मतलब कि अभी क्यू एम्प्टी। मैक्स की वैल्यू को हम मैं 10 सेट करवा दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो हम एक क्यू के अंदर स्टोर करा सकते हैं वो है 10। आगे की बात करते हैं। अब फ्रंट हो गया, रियर हो गया, मैक्स हो गया, बस अभी फिलहाल के लिए इतनी बातें काफ़ी है। अब मान लो कि एन क्यू के थ्रू हम पुश कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर हमारी जो क्यू है वो फुल हुई हो। अब फुल की कंडीशन क्या थी, तो फुल की कंडीशन थी इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1। अगर ये कंडीशन आ चुकी है, इसका मतलब कि हमारी जो स्टैक है वो फुल हो चुकी है। इस केस में हम बोल देंगे प्रिंटफ, जो सॉरी क्यू फुल हो चुकी है, मैंने बाय मिस्टेक स्टैक बोल दिया, आदत हो गई बोलने की। क्यू इज फुल। ये फुल की जगह पे आप ओवरफ्लो लिख सकते हैं, वो एक ही बात होती है, वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा फर्क है। एक और कंडीशन हमने डिस्कस करी थी लास्ट सेशन में, वो कंडीशन क्या थी वो उसको एक बार याद कर लेते हैं। मैंने लास्ट सेशन में जो आपसे डिस्कस किया था वो क्यू था। क्यू के अंदर हमने जो कंडीशंस डिस्कस करी थी, ये आपकी एन क्यू नहीं है, डी क्यू की कंडीशन। एन क्यू के अंदर हमने डिस्कस किया था इफ क्यू इज फुल, तो ये वाली कंडीशन डिस्कस हो चुकी है। अब क्या क्यू एम्प्टी है, तो क्यू इज एम्प्टी में जो फ्रंट और रियर है वो दोनों 0 सेट हो जाएंगे। तो अब क्यू एम्प्टी की कंडीशन क्या थी, तो क्यू एम्प्टी की कंडीशन थी फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू -1 थी। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में एक काम करता हूं मैं, इस प्रिंटफ को करली ब्रेसेस के अंदर ले आता हूँ। ये काफ़ी बेटर लगेगा। हाँ, अब आपको कंडीशन हो रहा है कि मैंने यहाँ पे एल्स इफ क्यों लिखा है, तो एल्स इफ मैंने इसलिए लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इफ लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और इफ होता और इसके नीचे जस्ट एल्स होता, तो मैंने आपको ये सिखाया है। मैं एक और बार रिवाइज करवाया था। मैंने जब इफ एल्स पढ़ाया था, जब मैंने ये सिखाया था कि जो एक इफ ब्लॉक होता है, उस इफ ब्लॉक से एसोसिएटेड ही एल्स ब्लॉक होता है जो उसके जस्ट बाद लिखा हुआ होता है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई इफ ब्लॉक है तो इससे इसका नो रिलेशन है, लेकिन अगर एक के बाद एक इफ और एल्स लिखें तो ये दोनों एक
कंसिस्टेंट रिलेशनशिप में है क्या कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम ये नहीं चाहते कि ये वाली कंडीशन फॉल्स होते से ही एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, हम ये चाहते हैं कि पहले ये कंडीशन चेक हो, फिर ये कंडीशन चेक हो, और उसके बाद में अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला स्टेटमेंट चले। तो उस केस में हम यहाँ पर एक एल्स ऐड कर देते। तो इफ एल्स इफ, इसको बोलते हैं हम इफ एल्स इफ लैडर। इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स इफ लिखा क्योंकि हमें 3 कंडीशन स्पेसिफाई करना है, एक इफ, एक एल्स इफ और लास्ट में एक एल्स। मतलब कि अगर ये दोनों सिनेरियो नहीं है तो फिर वो वाला सिनेरियो सामने आएगा। अब इस केस में हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले तो हम फ्रंट और रियर की वैल्यू को 0 सेट कर देंगे। ऐसे ट्रिपल वाले स्टेटमेंट्स अलाउड रहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे असाइनमेंट वाले स्टेटमेंट्स हमेशा राइट से शुरू होते हैं, पहले तो 0 की वैल्यू तो 0 ही है, फिर रियर की वैल्यू इस वाले इक्वल टू से 0 सेट हो जाएगी, सॉरी रियर की जो वैल्यू है वो इस वाले इज इक्वल टू से 0 सेट हो जाएगी, और फ्रंट की जो वैल्यू है वो रियर की जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी, जो कि मतलब दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद में क्या, तो क्यू ऑफ रियर इज इक्वल टू नम। अब मैंने यहाँ पे क्यू ऑफ रियर क्यों लिखा, क्योंकि डेटा हमेशा रियर से ऐड होता है और डेटा रिमूव हमेशा फ्रंट से होता है। एक और कंडीशन आएगी एल्स। इस एल्स कंडीशन के अंदर उसके बाद में ये वाला काम हो गया, तो इसका मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है वो ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे प्रिंटफ भी करवाना पड़ेगा, परसेंटेज डी एडेड टू क्यू। अब परसेंटेज डी की जगह पे हम क्या प्रिंट करेंगे, तो नम की वैल्यू प्रिंट करेंगे जो हमें पास हुई थी और जिसको हमने ऐड कर दिया। ये स्टेटमेंट ऐसा कैसा उठ के नीचे भी काम आएगा। अब अगर इस एल्स के अंदर बात आई, मतलब कि ना तो क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट है और ना ही क्यू हमारी फुल है, मतलब सॉरी, ना तो हमारी क्यू पूरी खाली है और ना ही हमारी क्यू पूरी फुल है, मतलब कि कम से कम उसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। एक एलिमेंट एग्जिस्ट करने के लिए सिंपल लॉजिक होगा रियर प्लस प्लस और क्यू ऑफ रियर इज इक्वल टू नम। ये रहा यहाँ पे, ये रियर प्लस प्लस क्यू ऑफ रियर इज इक्वल टू नम। ये काम हो गया। इसके बाद में वो स्टेटमेंट ऐसा कैसा है, क्योंकि इस केस में भी जो हमारा नंबर है वो ऐड हो ही रहा है, तो ये बात हो गई एन क्यू की। एन क्यू में सब कुछ परफेक्ट है। डी क्यू की बात करते हैं। अब डी क्यू में हमने बात करी थी एक पहली इफ कंडीशन की, अगर वो खाली है तो अब खाली की कंडीशन क्या, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू सॉरी रियर इक्वल टू -1। मतलब कि अगर फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू -1 है तो मैं y की वैल्यू -1 सेट करवा दूंगा। सबसे पहले मैं इसमें एक y लूंगा जिसको हम लास्ट में जाके रिटर्न करवाएंगे। ऑब्वियसली रिटर्न करवाना पड़ेगा क्योंकि एक आइडेंटिटी टाइप का फंक्शन है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। एल्स इफ एक और कंडीशन थी कि अगर क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और हम उसको भी डी क्यू करने आ गए तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0। इस केस में सॉरी इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में y इज इक्वल टू क्यू ऑफ रियर की वैल्यू आएगी, सॉरी रिमूव फ्रंट से करते हैं तो फ्रंट की वैल्यू आएगी। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 है इस केस में। मतलब कि हमने y के अंदर क्यू ऑफ फ्रंट की वैल्यू लिया है। अब इसमें हमें एक और काम करना रहता है कि अगर आखिरी एलिमेंट भी पॉप हो रहा है, सॉरी इसमें मैंने एक गलती करी, फ्रंट और रियर इक्वल टू 0 नहीं आएंगे, याद करते हैं क्यों। तो इसके थ्रू याद करते हैं, हमने जब वर्कआउट करा था, जब 35, 45, 55 और 65 मैंने इंसर्ट कर दिया, एनक्यू कर दिया, उसके बाद में मैंने डी क्यू करना स्टार्ट करे तो ये वाला जो रियर है, अभी इस केस में एक और बार मैं सिर्फ रिवाइज करने बता रहा हूँ, जो रियर है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि ये सबसे लास्ट एलिमेंट इनपुट है। फ्रंट जो है वो 0 को पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद में हमने डी क्यू करा तो डी क्यू करने से क्या होगा, 35 की वैल्यू डी क्यू हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। उसके बाद में फिर से डी क्यू करा तो 45 की वैल्यू डी क्यू होगी, तो 45 की वैल्यू फ्रंट की वैल्यू फिर 1 से बढ़ जाएगी। फिर एक बार डी क्यू करा तो 55 डी क्यू होगा, यहाँ पर 2। फिर अब फ्रंट की वैल्यू भी 3 है और रियर की वैल्यू भी 3, तो दोनों की वैल्यू जब 3 मतलब कि एक ही एलिमेंट बचा है जो कि ये वाला है। इस केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसको भी डी क्यू कर दिया तो अब तो क्यू में कुछ बचा ही नहीं, तो फिर से हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर को लास्ट में -1 सेट कर देंगे फिर से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू रियर। इसका मतलब अगर एक ही एलिमेंट है तो सबसे पहले तो जो एलिमेंट है उसको हमने y में स्टोर करा लिया। उसके बाद में हमने व्यवस्था कर दी फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1।
ठीक है। ये व्यवस्था करने के बाद में एक और एल्स आएगा। इस एल्स में हम कुछ नहीं करेंगे, फ्रंट प्लस प्लस क्यू, नहीं नहीं नहीं, फ्रंट प्लस प्लस बाद में होगा, सॉरी। पहले वाई में हम क्यू ऑफ फ्रंट की वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे फ्रंट प्लस प्लस, मतलब कि अगर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर मान लीजिए इस पे है, अब डी क्यू करा, तो डी क्यू पे क्या होना चाहिए, पहले तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाना चाहिए, तो इसको हमने वाई में स्टोर करा लिया और फ्रंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, तो अब जो हमारी क्यू है वो 45 से लेकर 65 तक हो गई, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी वाई की वैल्यू होगी, अगर पहले केस में गया तो -1, दूसरे केस में गया तो जो भी आखिरी एलिमेंट होगा वो आएगा ही सही, और तीसरे केस में गया तो नॉर्मल सी प्रोसेस होगी जो बेसिक रिमूवल होगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ रिटर्न कर देंगे वाई को। ये लिखा गया हमारा डी क्यू, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप चाहे तो पीछे जाके एक बार रिवाइज कीजिए, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 3 केसेस है, अगर आपने इन केसेस को याद रख लिया तो आप फिर आसानी से इन फंक्शंस को डिजाइन कर सकते कभी भी कहीं भी। डिस्प्ले के अंदर क्या करना है, डिस्प्ले के अंदर एक आई नाम का वेरिएबल लेंगे लूप लगाने के लिए। अब स्टैक में आपको याद हो तो लूप लगाते थे 0 से लेकर टॉप तक, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें 0 से टॉप तक लगाते थे, 0 से लेकर टॉप तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाते थे। इस केस में हमें फ्रंट से लेकर रियर तक के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है। तो इस लूप की शुरुआत में हम बोलेंगे कि i इक्वल टू फ्रंट से स्टार्ट करना है, फिर i लेस देन इज इक्वल टू जो है हमें कहाँ तक चलना चाहिए, तो रियर तक चलना चाहिए, और आइटरेटर i प्लस प्लस, मतलब कि हर बार i की वैल्यू 1 से बढ़ना चाहिए। प्रिंट एफ, इसमें हम जो है हमारी स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक डंडा दिया जो कि 2 एलिमेंट्स को सेपरेट करेगा, यहाँ पे परसेंटेज डी, किस चीज़ की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो क्यू ऑफ आई की, ठीक है। लूप खत्म हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, एक प्रिंट एफ, एक डंडी और प्रिंट कराएंगे क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट पे, सॉरी, अब वो लास्ट एलिमेंट प्रिंट हुआ तो ये लास्ट एलिमेंट के लिए, मतलब कि होगा ये कि इससे तो सारे एलिमेंट एक के बाद प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन जो आखिरी एलिमेंट प्रिंट होगा उसके राइट हैंड साइड पे एक ये वाली डंडी कम होगी, तो इसको हमने ऐड करा दिया। इसके बाद जस्ट सिंपली बैकस्लैश है, जिससे कि कंट्रोल अगली लाइन पे चले जाएगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से प्रिंट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आए जैसे कि स्टैक में आई थी, आनी तो नहीं चाहिए। अब मुझे एक चीज़ याद आई कि इस मैक्स इक्वल टू 10 का तो हमने यूज़ ही नहीं किया, मतलब कि क्यों, हाँ चलो यूज़ किया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करते हैं इसको, चलिए अब इसको कंपाइल करते हैं, हो सकता है कुछ कंपाइलर एरर आए। कंपाइलर एरर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको जल्दी से सुधारा जा सकता है, अगर लॉजिकल एरर हो तो उनको सॉल्व करने में घंटों लग जाते हैं। जीसीसी चला है तो ये इफ एल्स इफ में कुछ प्रॉब्लम है। बुलियन एक्सप्रेशन लाइन नंबर 42, लाइन नंबर 58, लाइन नंबर 42 और लाइन नंबर 58। तो इनमें हमने क्या यूज़ किया, मैंने इन डबल इक्वल टू का 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करा लिया, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारी इस कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एंड कंडीशन का यूज़ करूँगा, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1, मतलब कि फ्रंट भी -1 है और रियर भी -1 है, इसका मतलब सिर्फ यही है, ठीक है। ये कंडीशन में लूप जब भी जाएगा जब दोनों की वैल्यू -1 हो, जो कि हम चाहते हैं कि जैसा होना चाहिए। इधर भी वही करेंगे, फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1, मतलब कि ये क्यू इज एम्प्टी वाला लॉजिक है। तो इसको सेव कर लेता हूँ, वो मैंने एक जैसे मैंने इस टाइप के स्टेटमेंट्स यूज़ करे ना, तो मैंने उसमें यहाँ पर भी और यहाँ पर इक्वल टू ऐड करके उसको कुछ ऐसा बनाना चाहा, लेकिन वो वैसा बना नहीं, तो इट्स ओके। कंपाइल करते हैं वापस से, इस बार कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ करके देखते हैं आप। अब आती मेन समस्या, अगर कोई लॉजिकल एरर आई तो काफ़ी दिक्कत होने वाली। मेन्यू बढ़िया प्रिंट हो रहा है, इंसर्ट इनटू क्यू, रिमूव फ्रॉम क्यू, डिस्प्ले एग्जिट। डिस्प्ले करा के देखते हैं, तो डिस्प्ले के उसमें ऑलरेडी 10 डिस्प्ले हो रहा है, तो ये क्या गड़बड़ हो रही है। तो मैंने समझ ली प्रॉब्लम हमसे ये हो रही थी कि जो डिस्प्ले को जब हमने यूज़ किया तब हम पहले एक काम करेंगे, कंडीशन को चेक कर लेंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड
रियर इक्वल टू -1 मतलब कि क्या क्यू एम्प्टी है, तो अगर क्यू एम्प्टी है तो इनकी ब्लॉक की सॉरी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मैं प्रिंट करवा दूंगा प्रिंट एफ की जो है क्यू इज एम्प्टी, और अगर क्यू एम्प्टी है तो उसमें कोई डेटा प्रिंट नहीं करा सकते। बाकी जो पोर्शन है सारा वो मैं एक एल्स के अंदर एनक्लोज कर दूंगा, ये लूप वाला। तो ये एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, बस बढ़िया। अब जो हो क्या रहा था, वो 10 इसलिए प्रिंट हो रहा था क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी, तो ये लूप गार्बेज वैल्यू के लिए चल रहा था, और इधर क्यू ऑफ आई मतलब कि जो भी एक गार्बेज वैल्यू थी वो गार्बेज वैल्यू आके प्रिंट हो जा रही थी। तो अब चेक कर लेते एक बार और इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल कर दिया, चला के देखते हैं। पहले ही डिस्प्ले ही चेक कर लेंगे, तो डिस्प्ले में शुरुआत में बोल रहा है क्यू इज एम्प्टी, सब कुछ बढ़िया है। रिमूव करके देखते हैं, 2 ऑप्शन रिमूव में भी बोल रहा है क्यू इज एम्प्टी, बढ़िया। अब एडिशन स्टार्ट करेंगे, मेन टेस्टिंग अब स्टार्ट होगी। इंसर्ट इनटू क्यू, पहला नंबर मैंने इंसर्ट किया 11 एडिट, दूसरा नंबर इंसर्ट किया 12, तीसरा नंबर इंसर्ट किया 13, 14, 15, 16। अब जबकि मैं 6 नंबर इंसर्ट कर चुका हूँ, डिस्प्ले से सारे डिस्प्ले हो रहे हैं 11 से लेके 16 तक। अब लास्ट में तो ये ऐड हुआ, तो लास्ट में ये वाला रिमूव होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट, ये वाला जो थ्योरी है, ये वाली जो टॉपिक है, ये फॉलो होता है हमारे क्यू में। सबसे पहले कौन सा रिमूव होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो क्या देखते हैं रिमूव करके कि 11 रिमूव हो रहा है या नहीं। 11 को रिमूव करने के लिए 2, तो ये 11 रिमूव्ड आ गया। फिर से एक बार जब डिस्प्ले कराया तो मैंने 12, 13, 14, 15, 16 आ गया। अब जब रिमूव करवाऊंगा तो 12 रिमूव होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट से रिमूव होता है और रियर में ऐड होता है। तो फ्रंट से रिमूव करा के देखा तो 12 रिमूव हो गया। अब 13, 14, 15, 16, अब ऐड करा के देखता हूँ, एक 17, फिर डिस्प्ले कराता हूँ तो ये 17 आखिरी में ऐड हो गया। ठीक है, अब एक बार सारे एलिमेंट्स को रिमूव करा के देख लेते हैं। तो 2 13 हो गया, ये 14 गया, 15, 16, 17 और क्यू इज एम्प्टी आ गया। फिर डिस्प्ले कराया तो डिस्प्ले में भी क्यू इज एम्प्टी, फिर से इंसर्ट कराया 12, फिर डिस्प्ले करवाया तो फिर शुरू से हमारी क्यू शुरू हो गई। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इस कोड में। ये कोड भी आपको रेप्लिट के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइडेड है उसमें जाएंगे, उसमें आपको ये कोड इजीली मिल जाएगा। मैं फिर भी एक बार आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ उसको, एक और बार डिस्कस कर लेते हैं कि कोड को देखना कैसे। आप यूट्यूब पे आए, आपने मेरी वीडियोस देखी, फॉर एग्जांपल आपने मेरी वीडियो देखी व्हाट इज़ क्यू वाली, इसके अंदर ये लिंक टू रेप्लिट मिलेगी आपको। इस वाली वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक टू रेप्लिट मिलेगी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये तो एडिट वर्क स्पेस, क्योंकि मेरा लॉगिन है इसलिए लॉगिन फॉर्म में खुल रहा है। मैं इसको एक नए इनकॉग्निटो मोड में खोलूँगा ताकि ये एक अननोन के उसमें खोले। तो अननोन के उसमें जब ये खोलेगा तो अब अगर आप रन पे क्लिक करेंगे तो जो भी मेरे कोड्स है वो सारे रन हो जाएंगे। आपको रन पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि आप मल्टीपल कोड्स हो जाएंगे। आपको शो फाइल्स में जाना है। जैसे अभी यहाँ पे आपको स्टैक यूजिंग अरे डॉट सी नाम की एक फाइल दिखेगी, एक सेकंड, ये स्टैक यूजिंग अरे डॉट सी, सिमिलर एक फाइल दिखेगी क्यू यूजिंग अरे डॉट सी, उसके अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारा ये जो कोड है, ये यहाँ पे जो कोड टाइप्ड है, ये जो सारा कोड है ये आपके पास में तुरंत पहुँच जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा कोड आपके पास ही है। अब इसमें मैं लास्ट एक एडिशन ये करूँगा कि जब मैं एन क्यू और डी क्यू कर रहा था तो मैं ये बोल दूंगा कि एन क्यू और डी क्यू चलने के बाद में जब परसेंटेज डी एडेड हो जाए तब मैं यहाँ पे एक बार डिस्प्ले को कॉल कर लूँगा। उससे अगर एडिशन हो जाएगा परफेक्टली तो हमें दिख भी जाएगा वो डिस्प्ले के थ्रू कि हाँ वो एडिशन हो चुका है। रिमूव कराते टाइम भी मैं कर दूंगा इसको, जैसे ही रिटर्न करा है हमने, रिटर्न के बाद में मैंने डिस्प्ले को कॉल कर लिया। इससे जो डिस्प्ले से सारी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी हमारे लिए। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, अब आपके लेवल पे चेक करना है आपको इस कोड को, और बिना देखे बना के देखना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस सेशन को शुरू से देखिए कि मैं खुद से कैसे बात करता हूँ, कोड लिखते टाइम क्या बोलता हूँ, क्या समझता हूँ, वो सारा कुछ अपने खुद से लिखिए। अगर ये एंड वाले स्टेटमेंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे एंड, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं। अगर डबल एम्परसेंट कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दो कंडीशंस होती है और अगर वो दोनों ट्रू हो तभी इस एंड वाले के अंदर कंट्रोल जाएगा, नहीं तो वो कंट्रोल एल्स में चले जाएगा। एक और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है ये डबल डंडी। अब इस केस में इस इफ में जब कंट्रोल जाएगा, जब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इस वाले इफ के अंदर कंट्रोल चले जाएगा।
यहाँ पे अभी सिनेरियो के हिसाब से एम्परसेंट मतलब कि एंड ऑपरेटर ही लगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। आपको ये कोड बिल्कुल मिल जाएगा आराम से, आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।